सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आई विश कि यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे से पढ़ रहे होंगे आज। तो कुछ डिमांडिंग लेक्चर लेके आए आपके सामने में। तो दैट इज़ क्लास 9th लेक्चर, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइफ का जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो कैसे जो है ऑल ओवर जो है फंक्शन जो है हमारी मतलब बॉडीज़ के या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जब हम बोलें कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो हमेशा हमारे माइंड में आता है एक चीज़, क्या चीज़ कि सेल। ओके, सेल क्या है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि कंट्रोल करती है और जो कि हम बोलते हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब क्या है कि ऑर्गेनिज्म को अगर डिवाइड करें, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स हैं ऑर्गेनिज्म, तो इनको हम दो चीज़ में डिवाइड कर दो कैटेगरी में कर सकते हैं। वन इज यूनिसेलुलर, सेकेंड हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की अगर मैं बात करूं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, कि इसमें एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह पे ही वो पूरी लाइफ स्पैन अपनी उसमें निर्धारित करते हैं, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सेल। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड फॉर द लाइफ प्रोसेस फॉर नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। मैं बात करूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जैसे अगर आप अपनी खुद की एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ह्यूमन बॉडी ले लीजिए। ह्यूमन बॉडी में क्या है, स्किन सेल है, हार्ट सेल हैं, किडनी सेल हैं। ओके, तो ये क्या डिफरेंट सेल्स हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू के। ओके, अगर मैं बात करूँ ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो अगर सेल जो है ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं टिश्यू, और टिश्यू कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बना रहा है, ये ऑर्गन जो है कंबाइन होकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर बनाएंगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कंबाइन होकर बनाएंगे एक पॉपुलेशन। इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। तो सेल, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, हार्ट सेल की बात कीजिए। ठीक है, हार्ट सेल में क्या है, एक हार्ट सेल है, सपोज एक हार्ट सेल है, उसने सेल ने कंबाइन होकर क्या बनाया, डिफरेंट टिश्यू। हार्ट में क्या डिफरेंट है ना, कि वॉल टिश्यू है या फिर वॉल टिश्यू है, या फिर आप बोलें कि डिफरेंट पंप्स हैं, पंप चैनल्स हैं, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। तो ये क्या है, एक सारे एक टिश्यू बना रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल क्या बना रहे हैं, कंबाइन होकर टिश्यू बन रहे हैं, मतलब एक सेल ने कंबाइन होकर टिश्यू बनाया। ठीक है, और टिश्यू कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं। ऑर्गन ने हमने बोल दिया, हार्ट बोल दिया, जैसे किडनी बोल दी, लिवर, ठीक है, गाल ब्लैडर, ये सारे क्या हैं, किडनी, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब ये सब जो ऑर्गन्स हैं ये कंबाइन होकर क्या बन रहे हैं, जब आप सारा ऑर्गन को कंबाइन कर लोगे तो क्या बन जाओगे, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं बात करें ऑर्गन सिस्टम की, बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम में हम बात करेंगे जैसे कोई पर्टिकुलर सिस्टम, जैसे मैं बोलूं कि डाइजेशन सिस्टम। इस डाइजेशन सिस्टम में क्या क्या आएंगे आपके पास, ये पर्टिकुलर सिस्टम है। ठीक है, इसमें आएगा आपके पास, माउथ से स्टार्ट हो जाइए, माउथ। ठीक है, फिर आपके पास जो फूड पाइप आएगी, फिर आपके पास क्या आएगा, स्टमक आ जाएगा। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो है, उसके बाद आप क्या होगा कि आप इसके बाद ये मान लीजिए कि डाइजेशन सिस्टम हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये सारा डाइजेशन सिस्टम आ गया। इसमें क्या हो, देखो ऑर्गन, माउथ जो है वो एक अलग से ऑर्गन हो गया, फूड पाइप एक अलग से ऑर्गन हो गया, स्टमक एक अलग से ऑर्गन हो गया, ये इंटेस्टाइनल एक अलग से ऑर्गन। तो ये कंबाइन ऑर्गन ने क्या बना दिया, एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये तो क्या हमारे पास कि कौन सा सिस्टम, ये डाइजेशन सिस्टम। इसी तरह से नर्वस सिस्टम, इसी तरह से जो आप ब्लड सर्कुलेटरी है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ऑर्गेनिज्म में आप ह्यूमन की एग्जांपल ले लीजिए, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बना लेंगे, है ना। तो
ये हो गया आपके पास एक आइडिया, ठीक है। अब चलते हैं कि थोड़ा सा हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पीछे चलते हैं कि कैसे सिंगल सेल होते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम बात करेंगे अमीबा की, एग्जाम्पल है, अगर आपको एग्जाम में आते तो आप लिख सकते हो क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास, ठीक है, पैरामीशियम, MECIUM, ओके, और बैक्टीरिया, ये आ जाएंगे सारे यूनिसेलुलर में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ सकते हैं? आप खुद एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमंस हैं, प्लांट्स आ गए, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आ गए, है ना, डिफरेंट एनिमल कोई भी लिख दीजिए, टाइगर लिख दीजिए, लॉयन लिख दीजिए, जो आपको पसंद है, ठीक है। तो ये थे ऑर्गेनिज्म वाला, हम पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम, में बैक्टीरिया सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? यूनिसेलुलर की। और मल्टीसेलुलर में ह्यूमन लिख दीजिए, कोई प्लांट का नाम लिख दीजिए, सारे हो जाएंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, एक साइंटिस्ट ने उनको बोला कि उनका नाम था रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। तो इनकी बड़ी इंटरेस्ट था, ये माइक्रोस्कोप में बहुत इंटरेस्ट रखता था, ये इनका लेंस जो होते हैं, लेंस से कुछ छोटी चीज़ों को देखना, है ना, तो बड़े इंटरेस्टेड था इनका कि माइक्रोस्कोप का डिज़ाइन करना। तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप क्या किया, जो आप प्याज खाते हैं, अनियन पील, जैसे अगर आप क्या करेंगे, अनियन की जो कभी उसको देखेंगे, एक बिल्कुल बारीक सी, है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, ठीक है, उसको अनियन पील बोल देते हैं। अगर आप उसको देखेंगे ना, तो उसमें क्या था, उसमें कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट से दिखे उनको इस तरह के कंपार्टमेंट से दिखे, ठीक है। और ये बीच में जो डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो इस तरह का उनका स्ट्रक्चर दिखा उनको, तो इन्होंने इसको बोल दिया, क्या बोला इन्होंने, इसको सेल नाम दे दिया, ठीक है। तो ये सेल इसका नाम दिया, और ओके, तो इन्होंने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया, ये रॉबर्ट हुक इन 1965, ठीक है। अब ये तो सिंपल से उन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया उसके हिसाब से उन्होंने इसको देखा, और उन्होंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर सेल है, मतलब पर्टिकुलर कुछ कंपार्टमेंट, इसको ने सेल का नाम दे दिया। अब देखिए डिस्कवरी छोटी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका एक बेस दे दिया, है ना, बेस मतलब कि उस पर रिसर्च स्टार्ट हो गई कि हाँ भी कुछ होता है, वो क्या है। जब फर्दर और उसको माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, अच्छे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए, फिर कुछ टेक्निक्स आई, स्टेनिंग टेक्निक्स आई, जिसके हिसाब से उन्होंने देखा कि इसको फर्दर एनालाइज, मतलब फर्दर मैग्नीफाई किया गया। जब फर्दर मैग्नीफाई किया गया, तो ये भी देखा गया कि जो सेल्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कि सेल जो है इनकी क्या है, इनकी शेप अलग है, इनका साइज अलग हो सकता है, ठीक है, इनका फंक्शन भी अलग हो सकता है, फंक्शन भी अलग होगा, ठीक। ओके, तो हम बात कर रहे थे शेप, साइज एंड फंक्शन की। तो क्या है कि हर एक सेल का एक पर्टिकुलर क्या है, शेप है, साइज है, और एक फंक्शन है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम लें नर्व सेल की बात करें, ठीक है, तो नर्व सेल का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो इसमें क्या डेंड्राइन और एक्सोन है। तो क्या करते हैं ये सेल, ये क्या करते हैं, एक मैसेज को रिसीव करके फर्दर मोड आगे इसको ट्रांसफर करते हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि जो आपका नर्व सिस्टम है उसमें जो, जैसे हमारे घर में अगर वायरिंग है ना, तो एक अगर आपने किसी लाइट को ऑफ ऑन करना तो बटन दबाते हैं तो उसको ऑन ऑफ हो जाता है, तो उसमें क्या वायरिंग लगी हुई है ना, इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई है। तो सिमिलरली अगर हम बात करेंगे हमारे जो शरीर में, नहीं कि ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में क्या है कि कुछ नर्व सिस्टम है, ठीक है। तो हम जैसे मैंने देखा ये ह्यूमन नर्व सिस्टम, मैंने ह्यूमन नर्व सेल्स बना रखा है। तो इसमें आप देखोगे क्या है कि एक डेंड्राइन और एक्सोन है, और होता क्या है कि बहुत सारे, है ना, बहुत सारे क्या होते हैं कि नर्व जो होते हैं, नर्व सेल्स आपस में कुछ इस तरह से अटैच होते हैं, ठीक है, हेड टू टेल मैनर में अटैच होंगे, हेड टू टेल। तो ये करते हैं, ये क्या करते हैं, मैसेज को कंडक्ट करके लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, मैसेज को कंडक्ट करके लेके जाएंगे ब्रेन में, है ना, और वहाँ से क्या करेंगे, फर्दर मैसेज लेके जाएंगे, सेंस करके लेके जाएंगे कहाँ पे, वापस उस ऑर्गन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, तो आप क्या हुआ, एक मैसेज लेके गया कि हाँ ये गर्म है, ठीक है, और उसके बाद क्या रहा, वही मैसेज वापस आ रहा है कि भैया हाथ उठा लो,
ठीक है। तो ये क्या इंस्टेंटली होता है, और ये कितना टाइम लगता है, इसके फ्रिक्वेंट ऑफ टाइम लगता है, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आप उसको कि मैं वेट करो कि मैसेज जाएगा, नहीं, ये कहता है बड़ी फ्रिक्वेंटली काम होता है, ठीक है। तो ये क्या एक नर्व सेल है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्टली जो एब्जॉर्बेंस होती है, जो कि आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेंस है, इंटेस्टाइनल सेल में होती है। तो इंटेस्टाइनल सेल में आप देखोगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देख रहे हो, ये जो है लास्ट में जो देख रहे हो आप, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। इसका फंक्शन होता है कि एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, मोर सरफेस एरिया को तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब देखो इनका स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन क्या होता है, वेरी कर जाता है। अब देखो आरबीसीज की बात करेंगे, आरबीसीज का फंक्शन क्या होता है, देयर फंक्शन इज टू कैरी द ऑक्सीजन, है ना, ये करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। O2 ट्रांसफर करते हैं, हर एक ऑर्गन में ट्रांसफर करेंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका शेप कुछ राउंड शेप होती है, ओके। इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, ए न्यूक्लियस होते हैं। फिर बोलते हैं बोन मैरो सेल, बोन क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं सिर्फ। तो क्या कुछ हार्ड होंगे, कुछ मतलब जो बोन होती है हार्ड इन नेचर, तो सेल कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं कि इनका शेप, साइज एंड फंक्शन क्या है, वेरी करते हैं, ठीक है। तो हमने बात की कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। और सेल के डिफरेंट टिश्यू, जैसे मैंने बोल दिया कि इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, आप समझ रहे हो, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लेकिन इंटेस्टाइनल सेल के वो सेल है, वो इकट्ठे होकर इंटेस्टाइनल सेल क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइन बना देते, ठीक है। वो क्या बन गया, टिश्यू बन गया। अब टिश्यू से क्या बोला था मैंने, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन क्या बन गया हमारे पास, इंटेस्टाइन के एक ऑर्गन है जो कि कंबाइन हुआ, जब इंटेस्टाइन सेल कंबाइन हुई तो उन्होंने टिश्यू बना दिया, टिश्यू के बाद क्या बना, वो ऑर्गन बनेगा। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करते हैं, क्योंकि हमने बात की कि डिफरेंट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की शेप, साइज और फंक्शन डिफरेंट है, और ये हेल्प करते हैं ह्यूमन की या फिर किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कि वो प्रॉपरली फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम बात करते हैं अमीबा, पैरामीशियम की बात करते हैं, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है कि अमीबा एग्जांपल लेते हैं, अमीबा की एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो अमीबा है ये क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसकी क्या, इसकी जो मूवमेंट है वो कुछ, ये अपना कोई भी इसकी फिक्स साइज या फिक्स कोई शेप नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सपोज इसने क्या करना है, यहाँ पे फूड पार्टिकल पड़ा है, ठीक है। तो कहते हैं इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द फूड पार्टिकल, वो करेगा इसके अराउंड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। और हौली हौली क्या करेगा, इसको खा जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये हौली हौली इसको ये इनसाइड द सेल ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है, जैसे अमीबा पैरामीशियम कैसे काम करता है, ओके। कुछ डाटा डिटेल में नहीं है आपको, ये हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको कुछ डिटेल में होगा, ओके। तो अब हमने सेल समझ लिया, हमने बोला कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर हमने बात की कि सिंगल टाइप ऑफ सेल होंगे। मल्टी सेलुलर हमने बोला कि बहुत सारे सेल होंगे और सभी सेल का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। और वो सेल्स बना के एक टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू बना के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन बना के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बना के ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेन कंपोनेंट क्या क्या हैं, ठीक है। अगर आप सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हो तो आपको मोस्टली जो विजिबल होगा वो होगा आपके पास एक, आपको सेल की बाउंड्री दिखेगी, इसको हम सेल बाउंड्री या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा मैं कि हर एक सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे हमने बात भी करी अभी, है ना कि। और हम अगर बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट सेल है तो वहाँ अलग स्ट्रक्चर होगा, एनिमल सेल में अलग होगा, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो हम ओवरऑल जो है एक जनरल सा पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर आपको क्या दिखेगा, आपको साइटोप्लाज्म नजर आएगा एक, और आपको एक मेनली न्यूक्लियस नजर आएगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी हमारे पास आउटर कवरिंग ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म आ गया, अगर मैं एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये आउटर मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको मैंने पीएम बोल दिया। उसके अंदर जो ये फ्लूइड लाइक जो आप देख रहे हो, कुछ ऐसे क्या होगा, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड ही होता है, मेनली लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे सारे जो हैं अदर ऑर्गेनेलीज। अब अच्छा मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज सारे
जो यूज़ करेंगे वो करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और मैं आपको बताता हूँ, एक होती है प्रोकार्योटिक, एक होती है यूकार्योटिक। जो यूकार्योटिक है उसमें मोस्टली जो हायर ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल, प्लांट्स ये आते हैं। प्रोकैरियोटिक में जैसे मैंने सिंगल सेलुलर बोले थे, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ पे आएंगे, वो सारे जो मोस्टली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया कहाँ पे आएगा आपके पास, वो आएगा प्रोकैरियोटिक केस में, ठीक है। सिंगल सेलुलर हम यहाँ पे नहीं बोलते हैं, चलो हम यहाँ बोल देते हैं कि जो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक केस में बैक्टीरिया बोल देंगे, यूकैरियोटिक केस में एनिमल और प्लांट सेल और जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक में हम यीस्ट को ले लेते हैं। यीस्ट इज एन यूकैरियोटिक बट इट इज सिंगल सेलुलर, सिंगल सेल का ही होता है लेकिन वो हम यूकैरियोटिक सेल में ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक टू टॉपिक, ये तो छोटा सा एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए, ठीक है जी। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद जो ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज क्या होंगी, जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ पे बाउंडेड अदर फॉर्म, जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ वैक्यूल है, यहाँ पे मैंने ये वैक्यूल से जिसकी भी बाउंड्री हुई ना हम उसको ऑर्गेनेली बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। जिसमें आएगा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आपके पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, आ गया आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, लाइजोजाइम, लाइजोसोम, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, ये ऑर्गेनेलीज हैं, ये सारी क्या बाउंडेड हैं, मतलब कि कवर्ड हैं, मतलब कि एक जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, एक घर में छोटे छोटे फर्दर से क्या हो गए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आ गए, रूम्स आ गए, ठीक है। तो हमने उसको बोल दिया वो क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनेलीज। जैसे मैंने बोल दिया कि वैक्यूल आ गया, या फिर मैंने बोल दिया जी यहाँ पे ये आपके पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे, अच्छा न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होगा, जैसे मैंने बोला कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर इसके अराउंड क्या होगा, एक ऐसे ऐसे करके, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। तो आप एक क्या करिए, ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल का एक रफली, ठीक है जी, प्लांट सेल, एनिमल सेल का। साइटोप्लाज्म मैंने बोला जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस मैंने बोला कि जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा, मतलब जहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा वो डीएनए होता है, ठीक है। अब चलते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं पीएम मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जाम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही लिखना है, ठीक है जी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है। ये कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसको बोलते हैं हम कि परमिएबिलिटी, इट इज परमिएबल इन नेचर, और परमिएबल भी सिलेक्टिव परमिएबल। अब यहां पे इसका मतलब समझ लेते हैं सिलेक्टिव परमिएबल कि अब देखिए ये एक मेम्ब्रेन है, अब मेम्ब्रेन है कि अब इसको देखो कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ सामान, मतलब कुछ इसको एनर्जी चाहिए, कुछ माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, कुछ ये एक्सक्रीट भी करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट भी करेगा। तो ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट कर रहा है ये आउटसाइड भी जाने चाहिए, है ना, ये सेल से बाहर जाएंगे ना, और जो उसको चाहिए वो सेल के अंदर आएगा। अब कौन सा जो चीज़ है या फिर कौन सा कंपोनेंट है जिसको अलाउ करना है कि सेल के एंटर हो, और कौन से कंपोनेंट को अलाउ करना है कि सेल के बाहर जाए, उसको हम बोल देते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। मीन्स के पास आउट और पास इन थ्रू अ मेम्ब्रेन, उसको हमने बोल दिया परमिएबिलिटी, ओके। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे एक अच्छा कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जैसे हमने आरबीसीज पढ़े थे, रेड ब्लड सेल, इसका फंक्शन क्या होता है, इट विल कैरी द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। अब देखो
इसका फंक्शन कैरी तो होता है, इसका ऑक्सीजन को कैरी लेके लेना, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, CO2 को भी कैरी करता है। ठीक है, ये करता है। जैसे ये आरबीसी क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे और उससे क्या करेंगे, CO2 ले लेंगे। फिर ये CO2 कहाँ जाएगा, ये जाएगा हार्ट सेल के पास, जहाँ पे क्या होगा, सॉरी हाँ, जहाँ से मतलब हार्ट सेल से पंप होगा ये लंग की तरफ। अच्छा, तो CO2 के बाद ये जाएगा हमारे पास कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, फिर से आरबीसीज में एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज क्या होगा, ये कि ऑक्सीजन ले लेगा, O2 ले लेगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, यह बोला मैंने पर्टिकुलर ऑर्गन का कोई सेल है। ठीक है, तो आरबीसीज ने क्या करना है, उस ऑर्गन को ऑक्सीजन दे दी, उससे CO2 ले ली और CO2 लेके फिर वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। लंग्स में क्या हो रहा है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। लंग्स को उसने CO2 उसने आउट रिलीज कर दी है ना लंग सेल से, और वहां पे क्या करना है, उस ऑक्सीजन को ले लिया, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। तो आरबीसीज में जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, वो हो रहा है ड्यू टू डिफ्यूजन, और वो हो रहा है किसकी वजह से, सेमी परमेबिलिटी नेचर ऑफ एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई विश कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। जैसे एक प्रोसेस बोला डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम, अगर मान लो गैस की जगह कोई लिक्विड हो। ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप लोग, एक्टिविटी कर सकते हो। क्या करेंगे हम कि ये हमने 3 सॉल्यूशन बनाए। क्या बनाए, 3 सॉल्यूशन। ये हम लिक्विड के केस में ले रहे हैं। ठीक है, एक हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको भी। एक हमने लिया हाइपरटोनिक, एक मैंने लिया आइसोटोनिक। ठीक है, अब सपोज है ना कि आपने एक स्पॉन्ज ली। ठीक है, स्पॉन्ज ली और उस स्पॉन्ज को क्या किया, मतलब स्पॉन्ज है वेट, बिल्कुल ड्राई है, ड्राई स्पॉन्ज ली। ठीक है, आपने क्या किया, उसको इसमें पुट किया है ना, यहाँ पे डाल दिया। कहाँ पे, और इसमें क्या है, इसमें वाटर है। क्या है इसमें, वाटर। इसमें वाटर है। ठीक है जी, अब क्या हुआ, स्पंज में वाटर नहीं था, स्पंज में वाटर नहीं था, तो पानी क्या करेगा, पानी इनसाइड जाएगा, वाटर विल मूव इनसाइड, वाटर मूव इनसाइड। ठीक है, अब इसमें समझने की बात है, जो हमारे पास स्पंज थी, ठीक है, जिसके अंदर वाटर जो था बिल्कुल लेवल 0 था, वाटर का लेवल क्या था, 0। लेकिन जैसे ही हमने इसको किसी ग्लास में डाला जहां पे वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट था, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो एक मेम्ब्रेन लगा लो कि इसके अंदर पानी है ही नहीं है, वाटर इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन आउटसाइड क्या पानी है, तो मतलब कि आउटसाइड जो है वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा, इनसाइड वाटर तो है ही नहीं है, तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। समझ रहे हो, तो इस केस में समझो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जब अगर आप कोई सेल को प्लेस कर रहे हो इन अ सॉल्यूशन जहां पे आउटसाइड क्या है, कंसंट्रेशन इज हायर। ठीक है, और इनसाइड क्या है, इनसाइड इज लो, तो क्या होगा कि मूवमेंट होगी कहां पे, के मूवमेंट होगी जो वाटर है फ्रॉम लो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कहां गई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब स्पॉन्ज बॉल को रिप्लेस कर दो आप सेल के साथ, किसके साथ, सेल के साथ। ठीक है, और ये जो आपके पास ये आउटर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जब इस सेल को जहां पे इनसाइड क्या है, वाटर जो है कंसंट्रेशन कम है,
ठीक है, वाटर कंसेंट्रेशन इनसाइड कम है लेकिन वाटर कंसेंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेल देखिए इनिशियली क्या है, इस स्टेज में है, ठीक है। अब क्या हुआ, वाटर क्या किया, अंदर जाना शुरू कर दिया। जब वाटर अंदर जा रहा है तो ये अपनी इस कंडीशन में आ जाएगा जो रेड वाला मैं दिखा रहा हूं, तो ये क्या हुआ, ये हो गया स्वेल। समझ रहे मेरी बात, कि व्हेन यू प्लेस अ सेल इनटू अ सॉल्यूशन वेयर द वाटर कंसंट्रेशन इज ग्रेटर आउटसाइड एंड लेस इनसाइड, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सेल क्या हो गया, स्वेल हो गया, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी बात। अब आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन कम है, क्या बोला मैंने, आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो क्या होगा, तो वाटर जो है फ्रॉम आउटसाइड टू मूव करेगा, सॉरी इनसाइड टू मूव करेगा आउटसाइड, बाहर से अंदर की तरफ पानी मूव करेगा, और सेल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ये सेल की कंडीशन आ गई, क्या हो जाएगा, श्रिंक। इसमें हुआ था स्वेल, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि इनसाइड द कंसंट्रेशन इज मोर कंपेयर टू आउटसाइड, और बीच में क्या हमारे पास एक बैरियर है जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया, और ये बैरियर क्या शो कर रही है, ऑस्मोसिस, कि मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ रहे हो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आई अगेन रिपीट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन ज्यादा थी सेल के, तो वो बाहर आया तो क्या हो गया, सेल श्रिंक हो गया। अब तीसरी कंडीशन में क्या करो कि ये सेल है आपके पास, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो मान लो वाटर की कंसंट्रेशन है और जो आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन है, वो दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। ये जो वाटर कंसंट्रेशन है अंदर बाहर दोनों क्या है, बराबर, तो क्या होगा, ना तो वाटर अंदर जाएगा और ना ही वाटर बाहर आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सेल जो अपनी नेसेंट कंडीशन में रहेगा, इसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल क्या होगा, स्वेल, हाइपोटोनिक में क्या होगा, श्रिंक, और आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, ओके। तो आई विश कि इतना समझ आया होगा आपको, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम सेल वॉल की। अच्छा, सेल वॉल स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कहां पे होती है, प्लांट सेल में, ठीक है। जो सेल वॉल होगी, इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज है, और ये काफी टफ यानी रिजिड होती, क्या होती है, रिजिड, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मान लो कि सेल है, ठीक है, ये मान लो आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर मैंने ये बोल दिया कि एक सेल वॉल भी है, क्या है, सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ये है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये रही आपके पास सेल वॉल, ठीक है। अब अगर मान लो इसको हम क्या करें, वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या था, जिसमें सेल स्वेल कर रहा था, मतलब आउटसाइड की थी कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा, है ना, आउटसाइड कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा, लेकिन और सेल के इनसाइड क्या थी, कम। हमने सेल को क्या किया, मतलब सेल मतलब प्लांट सेल को, जिसमें कि आउटर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन नहीं, हमने बोल दिया इसके सेल वॉल है ना, जैसे हमने बोला कि आउटसाइड क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है। इनसाइड हम क्या बोल रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी सेम कलर हो गया,
इनसाइड क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, यानी सेल वॉल प्रेजेंट है, ओके। तो अब क्या करेंगे कि मान लो कि आपने क्या किया, प्लांट सेल, जो हमने प्लांट सेल है, ये हमारा प्लांट सेल, कि दिस इज अ प्लांट सेल जिसके पास सेल वॉल है, ठीक है, और उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन में डाला जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, आउटसाइड क्या है, कम है। मैं रिपीट करूँगा कि आउटसाइड कंसंट्रेशन कम है और आउटसाइड और इनसाइड क्या है, ज़्यादा है। तो ये एक फंडा होता है ऑस्मोसिस को हमने भी पढ़ा कि ऑस्मोसिस में क्या होगा कि जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनसाइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आउटसाइड कम है, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी और आउटसाइड ही जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं सेल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली जो ब्लैक वाली है, इसको क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगी और कुछ इस तरह से चल जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट विल मूव अवे फ्रॉम सेल वॉल, इसको हम बोल देंगे प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है, ये हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। आप समझे मेरी बात, फंक्शन समझे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है प्लांट में सेल वॉल का फंक्शन ऐसे प्रोटेक्ट करके रखना कि सेल जो है ना ये अपनी इंटीग्रिटी बना के रखे, ठीक है, अपनी ये कहीं क्योंकि क्या होता है कि प्लांट मोस्टली क्या है, इन्होंने जो वाटर, जैसे मान लो कि रूट्स की बात करते हैं, ठीक है, रूट्स की बात करते हैं, अगर आप रूट्स को पानी में डिप करोगे तभी कर रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर आप रूट्स को विदाउट सेल वॉल, है ना, कि सेल है लेकिन उसका सेल वॉल नहीं है, रूट सेल को आप डिप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये सेल वॉल नहीं हो तो क्या हो जाएगा, अगर आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालो तो सेल क्या हो जाएगा, सेल ब्रस्ट हो सकता है ना, क्योंकि कितना कंसंट्रेटेड अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर तो कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा ही है, वाटर कंसंट्रेशन हाई है, तो मूव करेगा इनसाइड तो सेल को स्वेल कर देगा और सेल को ब्रस्ट कर देगा। इसी तरह से अगर सेल किसी कंडीशन में गया जहाँ पे कि वाटर जो है कम है, ठीक है, जैसे मान लो कि कई बार आप पानी नहीं डालते हो, मान लो, है ना, वाटर नहीं डाल रहे हो, तो क्या होगा, सेल डाई कर सकता है, ठीक है, उसमें होगा कि मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी, ठीक है, जो सेल है वो श्रिंक करके डिग्रेड हो सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने बोला कि जो ये सेल वॉल है इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, ठीक है। और प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ये अवे चल जाएगी सेल वॉल से, लेकिन अगर जैसे ही क्या होगा कि आप इस सेल को उठाओगे कहीं वाटर में डालोगे, है ना, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो वाटर की ज़्यादा हो, तो क्या होगा, अगेन इट विल रीगेन इट्स स्ट्रक्चर एंड विल बिकम अ परफेक्ट सेल, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। आई विश कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और समझिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।